हाय स्टूडेंट, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों का वर्गीकरण। तो अनुबंधों को कितना भाग में बांटा गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो मैं बता देता हूँ, इसमें से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का हो, चाहे एपी का हो, चाहे लेक्चरर का हो या लॉ का हो, सभी में आना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध। ऐसा अनुबंध जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव को अनुबंध कहते हैं। यदि कोई ठहराव राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो अनुबंध व्यर्थ होगा। तो ऐसा ठहराव जो राज्य नियम के द्वारा, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको हम लोग वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव या माइनर अवयस्क के साथ किया गया ठहराव वाइड होता है। ये सेक्शन 11 में दिया गया है। अगर माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो वाइड होगा। सेक्शन 25 में दिया गया है प्रतिफल रहित ठहराव विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिना कंसिडरेशन के तो क्या होगा? व्यर्थ होगा, वाइड होगा। सेक्शन 26 विवाह अवरोधक ठहराव। अगर विवाह में कोई भी अवरोधक पहुंचाता है या विवाह को मना करता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। सेक्शन 27 में दिया है व्यापार अवरोधक ठहराव। अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड में कोई अगर अवरोध उत्पन्न करता है तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होगा। सेक्शन 28 में दिया हुआ है विधिक कार्य विधियों के अवरोधक ठहराव। जो भी विधिक कार्य है, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई अवरोधक पहुंचाता है वो भी क्या होगा? वाइड होगा। अनिश्चित ठहराव अनसर्टेन एग्रीमेंट, वो भी वाइड होगा। बाजी युक्त ठहराव वेजरिंग एग्रीमेंट, वो भी हमारा क्या होगा? वाइड होगा। सेक्शन 21 में देख लेते हैं, यदि ठहराव दोनों पक्षकार के भूल के अंतर्गत आता है वो भी क्या होगा? वाइड होगा। तो हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स माइनर है या अनसाउंड माइंड है। अगर ये मिस्टर वाई जो कि मेजर है, वयस्क है और साउंड माइंड है। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल को एक साथ बता दिया हूँ। मिस्टर एक्स माइनर है, वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि मेजर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ, अगर मिस्टर एक्स अनसाउंड माइंड है और साउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी ये भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देख लेना है, जो भी सेक्शन 11 में दिया है अस्वस्थ या अवयस्क मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो भी वाइड होगा। सेक्शन 25 में दिया है बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो भी वाइड होगा। अगर कोई विवाह में अवरोधक उत्पन्न करता है वो भी वाइड होगा। ये सेक्शन 26 में दिया है। सेक्शन 27 में दिया है अगर कोई भी हम लोग ट्रेड व्यापार वगैरह में अवरोधक उत्पन्न करते हैं वो भी वाइड होगा। सेक्शन 28 में दिया है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक ठहराव। जो भी विधिक कार्य हो रहा है, जो लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा कार्य हो रहा है, वहाँ पे हम लोग अवरोधक करते हैं तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। अनिश्चित ठहराव अनसर्टेन एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, इस सब में हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करते हैं वो व्यर्थ होगा। एग्जाम में हमेशा इससे पूछा जाता है। मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दिया। मिस्टर एक्स माइनर है, वाई मेजर है, ये
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये शुरू से व्यर्थ माना जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया, मिस्टर एक्स अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। अगर वो स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सपोज और एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है जो विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 25 में दिया है कि कोई भी अनुबंध करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट करते हैं जो बिना प्रतिफल के हो, वो भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वैसे कोई अनसर्टेन एग्रीमेंट हो, अनसर्टेन अनिश्चित एग्रीमेंट हो, वो भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही होगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट, तो जितना भी मैं ये सेक्शन में बताया वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्यर्थ होगा। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध में क्या होता है, एक पक्षकार का इच्छा रहता है लेकिन दूसरे पक्षकार का इच्छा नहीं रहता, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। कोई ठहराव जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक की इच्छा या विकल्प पर प्रवर्तनीय है, किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के इच्छा या विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यर्थनीय अनुबंध का कौन कौन से केस है या कौन कौन से कंडीशन में व्यर्थनीय अनुबंध होता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें एक का इच्छा रहता है, एक पार्टी की इच्छा रहता है लेकिन दूसरे पार्टी का इच्छा नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 में दिया है अनुबंध के लिए एक पक्षकार की सम्मति उत्पीड़न। इसके मतलब होता है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दबावपूर्वक, कोर्शन, दबावपूर्वक उसको एग्रीमेंट करवाता है या कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, वो क्या होगा, वाइडेबल होगा। सेक्शन 16 में दिया है असम्यक असर। असम्यक असर को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17 कपट, कपट को बोलते हैं फ्रॉड। सेक्शन 18 मिथ्या वर्णन या मिथ्या उपदेश, ये होता है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये चारों में से कोई भी केस से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स और यहाँ पे मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ये मिस्टर वाई के बाइक को खरीदना चाहता है 2000 रुपये में। अब मिस्टर एक्स दबाव बनाते हैं इसके ऊपर, तू अपना बाइक को मुझे 2000 में दे दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, ऐसा धमकी देता है। तो इसका बाइक तो 50,000 का है, लेकिन मिस्टर एक्स ने वाई को धमकी दिया कि अपना बाइक मुझे कितना में दे दे, 2000 में। तो ये राजी हो गया, वाई तो राजी हो गया, लेकिन इसका इरादा नहीं है, ये दबाव से राजी हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उत्पीड़न मतलब होता है कोर्शन, तो ये कोर्शन का केस है। असम्यक असर मतलब होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि एक पक्षकार पावरफुल रहता है और दूसरे पक्षकार पावरफुल नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुरु और चेला, टीचर और स्टूडेंट। टीचर अपना कार्य स्टूडेंट से करवाता है जो कि स्टूडेंट का इच्छा नहीं है, तो पर भी स्टूडेंट करता है क्योंकि वो उसका टीचर है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होगा। और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर जैसा बोलता है, अगर कुछ भी बोले तो पेशेंट को करना पड़ता है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 15 कपट, धोखा, ये धोखा भी इसी में आ जाता है। ये हम सब का डिटेल में पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट जब पढ़ेंगे उस समय मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी याद रखना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है
और सेक्शन को याद करना है। सेक्शन 15 में दिया है आपको उत्पीड़न कोर्सन, सेक्शन 16 में दिया है अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक असर, और सेक्शन 17 में दिया है कपट, सेक्शन 18 में दिया है मिथ्या वर्णन। ये चारों केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, अवैध अनुबंध। एक बार पढ़ लेते हैं। अवैध का तात्पर्य राजनियम के प्रतिकूल होने से है। जब किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल राजनियम के विरुद्ध होता है तब उसे गठित अनुबंध को अवैध अनुबंध कहते हैं। ध्यान देना है, ये राजनियम के प्रतिकूल होता है। राजनियम के प्रतिकूल मतलब ऐसे वाद जो लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उस या जो लॉ के प्रतिकूल हो या लॉ के विरुद्ध हो, ऐसा जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अवैध अनुबंध को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं सेक्शन 23 राजनियम के उपबंधों को विफल करने वाला जो भी लॉ में दिया है उस लॉ का उल्लंघन करता है या विफल करता है। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला, किसी व्यक्ति के शरीर या उसके संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है। जैसे मेडिसिन सप्लाई करने के लिए मेडिकल खोले हैं लेकिन वो ड्रग्स सप्लाई करता है, तो यहाँ पे लोक नीति का विरुद्ध हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। किसी के संपत्ति को ज़बरदस्ती का नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये सब हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, देखना है। सभी अवैध ठहराव, जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है, व्यर्थ होते हैं, लेकिन सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते, इसको याद रखना है। जितना भी अवैध ठहराव है, इलीगल एग्रीमेंट है या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो व्यर्थ होते हैं, लेकिन सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए कि हम अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट तो हो जाता है और माइनर के साथ एग्रीमेंट करना शुरू से ही क्या होता है, व्यर्थ होता है, लेकिन अवैध नहीं होता। तो यहाँ पे बोला गया है सभी अवैध ठहराव व्यर्थ होते हैं, लेकिन सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते। स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स बनाते जाना, इसको पॉज करके लिखते जाना है। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, इसी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अब इसके जो भी प्रॉपर्टी है उसको हानि पहुंचाता है या चोरी कर लेता है या उसके प्रॉपर्टी को जला देता है। मिस्टर ए है जो बी के प्रॉपर्टी को या तो चोरी कर लेता है या इसको जला देता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जो लोक नीति के विरुद्ध हो। जैसे मिस्टर एक मेडिकल स्टोर्स वाला है, सभी जो कस्टमर है उसको या तो अच्छे क्वालिटी का मेडिसिन नहीं देता और निम्न क्वालिटी का मेडिसिन देता है और ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है, तो ये सब इलीगल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध। वैध अनुबंध तो हम जानते हैं जो हमेशा मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैध अनुबंध होगा। तो ये सिंपली है ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, वैध अनुबंध कहलाता है, जो सेक्शन 10 में डिटेल में दिया हुआ है। जैसे इसमें सिंपली जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें सभी आपका रिक्वायर्ड रहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों मेजर होना चाहिए, और ये सब जितना भी सेक्शन 10 में दिया गया है वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहता। नेक्स्ट देख लेते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट।
अप्रवर्तनीय अनुबंध। प्रवर्तनीय मतलब क्या होता है? प्रवर्तनीय मतलब ये होता है जो कोर्ट में वाद नहीं कर सकते या कोर्ट में केस नहीं कर सकते, लेकिन अप्रवर्तनीय के केस में हम कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार। एक अनुबंध वैध होने के बावजूद न्यायालय द्वारा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रभावी नहीं किया जा सकता और ऐसे अनुबंध का पक्षकार वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है अप्रवर्तनीय अनुबंध या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका अनुबंध का जो भी पक्षकार है वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अनुबंध का अलिखित होना, अनुबंध लिखित में नहीं है, वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, दस्तावेज पर उचित मूल्य से कम का टिकट लगाना और परिसीमा अवधि। तो ये सब हमारा अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, अपरिवर्तनीय अनुबंध होगा, जो कि हम लोग वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते या दूसरे पक्षकार इसमें वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स, कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबिन्सियो, आरंभतः व्यर्थ अनुबंध। जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, अनसाउंड माइंड पर्सन या अस्वस्थ व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। तो पढ़ लेते हैं। यदि कोई अनुबंध आरंभ से ही व्यर्थ है तो इस प्रकार के अनुबंध को आरंभतः व्यर्थ अनुबंध कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबिन्सियो बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अवैध के द्वारा किए गए ठहराव से उत्पन्न अनुबंध, जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होगा? शुरू से व्यर्थ होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर राम यहाँ पे माइनर है और मिस्टर श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि मेजर है। ये क्या होगा? शुरू से ही व्यर्थ होगा। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है? शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। या दूसरा कंडीशन, राम यहाँ पे अनसाउंड माइंड होगा और ये क्या है? आपका साउंड माइंड है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है उसके भी साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 कॉन्ट्रैक्ट देख लिए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट जो बच गए हैं उसको अभी या कुछ समय बाद बनाता हूँ। थैंक यू।